आज हम एक जासूसी करने वाले हैं, एक ऐसी अदृश्य ताकत की जो हमारे ब्रह्मांड का मतलब हर ताना बाना बुनती है। बिजली के स्विच से लेकर हमारे दिमाग में दौड़ते सिग्नल्स तक हर जगह इसी का राज है। हमारे सुराग, इलेक्ट्रिक चार्ज, हमारा मिशन, ये पता लगाना कि इसके नियम क्या हैं, ये काम कैसे करता है और ये कैसे पूरी दुनिया को चलाता है। चलिए इस रहस्य की परतें खोलते हैं। तो इस जासूसी की शुरुआत सबसे बुनियादी सवाल से करते हैं। आखिर ये इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या भला? इसके अपने कोई नियम कानून हैं या ये बस यूं ही अपनी मर्जी से काम करता है? बिल्कुल, और इसके नियम बहुत ही एलिगेंट हैं। सिर्फ 3 फंडामेंटल रूल्स हैं जो सब कुछ तय करते हैं। पहला है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। एडिटिविटी मतलब जोड़ने का नियम। ये तो आसान लगता है, जैसे 2 सेब और 3 सेब मिलकर 5 सेब हो जाते हैं, वैसे ही चार्जेस जुड़ जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन एक छोटे से ट्विस्ट के साथ। सेब या मास वो हमेशा पॉजिटिव होता है। आप -2 किलो सेब नहीं खरीद सकते। हाँ, सही बात है, लेकिन चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। तो जब हम चार्जेस को जोड़ते हैं तो हमें उनके साइन का ध्यान रखना पड़ता है। अगर किसी सिस्टम में +2, +5 और -4 यूनिट्स का चार्ज है तो टोटल चार्ज 7 - 4 यानी +3 यूनिट होगा। ये सिंपल अलजेब्रा है। ठीक है, तो पहला नियम समझ आया। अब दूसरा नियम है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और ये प्रकृति के सबसे गहरे सिद्धांतों में से एक है। ये कहता है कि चार्ज को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही मिटाया जा सकता है। एक मिनट, यहाँ मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। पूछिए। आप कह रही हैं चार्ज बनता नहीं, मिटता नहीं, पर सर्दियों में जब हम ऊनी स्वेटर उतारते हैं तो वो जो चट-चट की आवाज, चिंगारियां। हाँ, चिंगारियां, वो चार्ज कहाँ से आता है? वो तो बनता हुआ लगता है ना। बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। देखिए, असल में वहां चार्ज बन नहीं रहा है, वो बस सेपरेट हो रहा है। सेपरेट हो रहा है? हाँ, आपके शरीर और स्वेटर दोनों में पहले से ही बराबर मात्रा में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं, इसलिए वो न्यूट्रल लगते हैं। अच्छा। जब आप स्वेटर उतारते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिव चार्ज के कैरियर हैं आपके शरीर से स्वेटर पर या स्वेटर से शरीर पर चले जाते हैं। ओके। तो एक चीज पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाता है और दूसरी पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज। ओके। टोटल चार्ज अब भी उतना ही है, 0, जितना पहले था, बस वो अपनी जगह बदल लेते हैं। क्रिएशन नहीं, सिर्फ सेपरेशन। मतलब चार्ज हमेशा से मौजूद है, बस पर्दे के पीछे छिपा रहता है। कमाल है। और तीसरा नियम आपने कहा था वो सबसे दिलचस्प है। हाँ, तीसरा नियम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसे समझने के लिए पैसों का उदाहरण लेते हैं। ठीक है। हमारे देश में सबसे छोटी करेंसी यूनिट क्या है? मान लीजिए 1 रुपया। आप किसी को 10 रुपए दे सकते हैं, 50 रुपए दे सकते हैं, लेकिन क्या आप किसी को 10.5 रुपए का कोई एक सिक्का या नोट दे सकते हैं? से छोटा सिक्का है 1 इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का चार्ज, जिसे हम ई कहते हैं। ई? हाँ, किसी भी चीज पर जो टोटल चार्ज होगा वो हमेशा इसी ई का मल्टीपल होगा। आप 10 ई चार्ज ले सकते हैं, 10 लाख ई ले सकते हैं, पर 10.5 ई चार्ज नहीं ले सकते। मतलब डिसकंटिन्यूअस है। बिल्कुल, चार्ज हमेशा इन छोटे छोटे पैकेट्स या क्वांटा में ही आता है। तो अगर चार्ज ऐसे सिक्कों या पैकेट्स में आता है तो हमें रोजमर्रा की जिंदगी में ये दानेदारपन या ग्रीनीनेस महसूस क्यों नहीं होती? करंट तो हमें एक कंटिन्यूअस फ्लो की तरह लगता है। उसकी वजह है उस सिक्के की कीमत का बहुत छोटा होना। ई की वैल्यू लगभग 1.6 × 10⁻⁻19 कूलोम्स है। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही छोटी संख्या है। हाँ, ये इतनी छोटी है कि 1 सेकेंड में एक छोटे से बल्ब से खरबों ई गुजर जाते हैं। जब आप इतने सारे सिक्कों को एक साथ बहता हुआ देखते हैं तो आपको अलग अलग सिक्के नहीं बल्कि एक कंटिन्यूअस धारा ही दिखाई देती है। जैसे दूर से देखने पर एक डॉटेड लाइन, एक सॉलिड लाइन नजर आती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल वैसा ही। ठीक है, तो हमने चार्ज के 3 गोल्डन रूल समझ लिए, एडिटिविटी, कंजर्वेशन और क्वांटाइजेशन। लेकिन नियम जानना एक बात है और उन्हें एक्शन में देखना दूसरी। असली मजा तो तब शुरू होता है जब ये चार्जेस एक दूसरे के आमने सामने आते हैं। क्या होता है तब? क्या वे एक दूसरे को अनदेखा करते हैं या कोई ड्रामा होता है? यहीं पर कूलोम की कहानी शुरू होती है। जिसे टॉर्शन बैलेंस कहते हैं, उसका इस्तेमाल करके ये खोजा कि 2 चार्जेस के बीच फोर्स कैसे काम करता है
उन्होंने पाया कि ये फोर्स दोनों चार्जेस के अमाउंट के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा फोर्स। और दूरी का क्या असर होता है? दूरी का असर बहुत ड्रामेटिक है। फोर्स उनके बीच की दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा। इसका मतलब है कि अगर आप दो चार्जेस के बीच की दूरी को दुगना कर दें तो उनके बीच का फोर्स 4 गुना कम हो जाएगा। बिल्कुल 4 गुना कम। और अगर दूरी को 3 गुना कर दें तो फोर्स 9 गुना कम हो जाएगा। इसे इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं। दिलचस्प बात तो ये है, जैसा मुझे पता है कि कूलम ने ये सब बिना चार्ज की एग्जैक्ट वैल्यू जाने ही कर लिया था। उनकी टेक्निक बहुत क्लेवर थी। हाँ, ये उनकी प्रतिभा थी। उन्होंने एक चार्ज्ड मेटल स्फीयर को एक वैसे ही अनचार्ज स्फीयर से छुआ। ऐसा करने से चार्ज दोनों में बराबर बराबर आधा आधा बंट गया। इस तरह वो चार्ज को Q से Q2 फिर Q4 Q8 ऐसे कर सकते थे और फोर्स पर पड़ने वाले असर को बहुत सटीकता से माप सकते थे। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स कितना पावरफुल है ग्रेविटी से इसकी तुलना करें तो। यहीं पर होश उड़ जाते हैं। अगर हम एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन लें, मतलब हाइड्रोजन एटम के हिस्से, तो उनके बीच का इलेक्ट्रिक फोर्स उनके बीच के ग्रेविटेशनल फोर्स से लगभग 10 to the power 39 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। 1 मिनट, क्या 10 के आगे 39 जीरो? ये तो सोच से भी परे है। इसका मतलब तो ये हुआ कि एटॉमिक लेवल पर ग्रेविटी की कोई गिनती ही नहीं है। सारा खेल इलेक्ट्रिक फोर्स का है। ये तो दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल देता है। हमारे शरीर को जो ग्रेविटी जमीन पर रखती है वो उन फोर्सेस के सामने कुछ भी नहीं है जो हमारे शरीर के एटम्स को एक साथ जोड़े हुए हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। एटॉमिक और मॉलिक्यूलर दुनिया का राजा इलेक्ट्रिक फोर्स ही है। ठीक है, 2 चार्जेस का रिश्ता तो समझ आ गया, लेकिन असल दुनिया में तो चार्जेस की पूरी पार्टी चल रही होती है। अरबों खरबों चार्जेस एक साथ होते हैं। ऐसे में तो केओस मच जाना चाहिए। क्या हर चार्ज हर दूसरे चार्ज से हिसाब किताब रखता है? ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है। ये लगता कॉम्प्लिकेटेड है, पर कुदरत का सॉल्यूशन बहुत सिंपल और सुंदर है। इसे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं। अच्छा। ये कहता है कि किसी एक चार्ज पर लगने वाला टोटल फोर्स बाकी सभी चार्जेस द्वारा उस पर लगाए गए इंडिविजुअल फोर्सेस का सिंपल वेक्टर सम होता है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि किन्हीं 2 चार्जेस के बीच का फोर्स किसी तीसरे, चौथे या 1000वें चार्ज के वहां होने से बिल्कुल भी नहीं बदलता। वाह। हर जोड़ी का अपना अलग इंटरैक्शन है जो दूसरों से प्रभावित नहीं होता। कोई केओस नहीं, बहुत ही व्यवस्थित सिस्टम है। ठीक है, तो चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, लेकिन एक चार्ज को कैसे पता चलता है कि थोड़ी दूर पर दूसरा चार्ज मौजूद है? क्या उनके बीच कोई अदृश्य धागा है या वो टेलीपैथी से बात करते हैं? यहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड का आइडिया आता है ना? हाँ, और ये फिजिक्स के सबसे क्रांतिकारी आइडियाज में से एक है, जिसे महान माइकल फैराडे ने दिया था। पहले लोग मानते थे कि फोर्सेस एक्शन एट अ डिस्टेंस से काम करते हैं। मतलब एक चीज बिना किसी माध्यम के दूर रखी दूसरी चीज को खींच या धकेल सकती है। फैराडे को ये बात थोड़ी जादुई लगती थी। मुझे भी। ये फील्ड का आइडिया सुनने में तो अच्छा है, पर थोड़ा मैजिकल नहीं लगता? मतलब चार्ज अपने चारों तरफ एक अदृश्य ऑरा या प्रभाव क्षेत्र बना रहा है। क्या ये एक्शन एट अ डिस्टेंस को समझाने के लिए बस एक कहानी नहीं है? इसका कोई ठोस सबूत है? ये सवाल फैराडे के समय में भी पूछा गया था, लेकिन नहीं, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। फील्ड एक रियल फिजिकल एंटिटी है। रियल? हाँ, इसका सबूत ये है कि इसका असर तुरंत नहीं होता। अगर हम सूरज को अचानक उसकी जगह से हटा दें तो पृथ्वी तुरंत अंतरिक्ष में नहीं उड़ जाएगी। हमें 8 मिनट तक पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ग्रेविटी का फील्ड प्रकाश की गति से चलता है। अच्छा। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ भी यही होता है। अगर एक चार्ज हिलता है तो उसके फील्ड में जो बदलाव होता है वो लाइट की स्पीड से फैलता है। दूसरा चार्ज उस बदलाव को तभी महसूस करेगा जब वो लहर उस तक पहुंचेगी। ये फील्ड अपने साथ एनर्जी और मोमेंटम भी ले जा सकता है। ये खाली जगह नहीं है, ये एक एक्टिव मीडियम है। वाह, तो स्पेस खाली नहीं है बल्कि इन फील्ड से भरा हुआ है। और इन्हें देखने का कोई तरीका है इमेजिन करने का? हाँ, फैराडे ने ही इसका तरीका भी दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये एक तरह का नक्शा है जो फील्ड की ताकत और दिशा दिखाते हैं। इनकी कुछ आदतें हैं। आदतें? कैसी आदतें? जैसे कि ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती हैं और नेगेटिव चार्ज पर खत्म होती हैं। अच्छा, तो ये वन वे स्ट्रीट्स की तरह है। बिल्कुल, और ये कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, क्योंकि अगर काटेंगी
तो उस पॉइंट पर फील्ड की दो दिशाएं हो जाएंगी जो मुमकिन नहीं है। जहां ये लाइंस पास पास होती हैं वहां फील्ड स्ट्रांग होता है और जहां दूर दूर होती हैं वहां फील्ड वीक होता है। ये फील्ड का एक विजुअल पोर्ट्रेट है। चलिए अब एक खास अरेंजमेंट की बात करते हैं जिसके बारे में बहुत सुना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये क्या चीज है? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बहुत सिंपल है। बस दो बराबर और विपरीत चार्जेस +Q और -Q जो एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर रखे हों। ये बहुत आम है। पानी का मॉलिक्यूल H2O इसका एक क्लासिक उदाहरण है। जब आप ऐसे डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो पॉजिटिव चार्ज पर फील्ड की दिशा में फोर्स लगता है और नेगेटिव चार्ज पर विपरीत दिशा में। तो टोटल फोर्स तो 0 हो गया क्योंकि दोनों फोर्सेस बराबर और ऑपोजिट हैं। एग्जैक्टली, नेट फोर्स 0 होता है, इसलिए डाइपोल एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा, लेकिन उस पर एक टॉर्क लगता है, एक घुमाने वाला फोर्स। अच्छा, टॉर्क। हाँ, ये टॉर्क उस डाइपोल को घुमाकर फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करता है, जैसे कंपास की सुई मैग्नेटिक फील्ड में घूमकर नॉर्थ साउथ अलाइन हो जाती है। इसका एक बहुत मजेदार उदाहरण है जो हम सबने बचपन में किया है। जब हम सूखे बालों में कंघी घुमाने के बाद उसे कागज के छोटे टुकड़ों के पास लाते हैं तो वो उछलकर कंघी से चिपक जाते हैं। पर कागज तो न्यूट्रल होता है, उसमें तो कोई चार्ज नहीं होता। फिर ऐसा क्यों होता है? ये एक बेहतरीन सवाल है और इसका जवाब डाइपोल और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में छिपा है। जब आप चार्ज्ड कंघी को न्यूट्रल कागज के पास लाते हैं तो कंघी का इलेक्ट्रिक फील्ड कागज के मॉलिक्यूल्स को पोलराइज कर देता है। पोलराइज मतलब मॉलिक्यूल के अंदर के नेगेटिव चार्जेस यानी इलेक्ट्रॉन्स कंघी की तरफ थोड़ा खिंच जाते हैं और पॉजिटिव चार्जेस न्यूक्लियस थोड़ा दूर धकेल दिए जाते हैं। तो हर मॉलिक्यूल एक छोटा टेम्पररी डाइपोल बन जाता है। अच्छा, तो कागज में डाइपोल्स बन गए, पर जैसा आपने कहा डाइपोल पर नेट फोर्स तो 0 होता है, तो फिर कागज खिंचता क्यों है? क्योंकि यहाँ फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है। कंघी के ठीक पास फील्ड बहुत स्ट्रांग है और थोड़ा दूर जाने पर वीक हो जाता है। ओह, तो डाइपोल का जो सिरा कंघी के पास है, मतलब ऑपोजिट चार्ज वाला, उस पर लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स दूसरे सिरे पर लगने वाले रिपल्शन फोर्स से थोड़ा ज्यादा मजबूत होता है। अच्छा, इसी नेट अट्रैक्टिव फोर्स के वजह से कागज का टुकड़ा उछलकर कंघी से चिपक जाता है। कमाल है। तो ये रोजमर्रा का जादू भी फिजिक्स के इन्हीं नियमों पर काम करता है। अब एक आखिरी सवाल, अगर हमारे पास चार्जेस का कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड अरेंजमेंट हो, जैसे किसी अजीब से शेप की चीज पर चार्ज फैला हो, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना तो बहुत मुश्किल होगा। क्या इसका कोई शॉर्टकट है? हाँ, जब भी सिस्टम में सिमेट्री होती है तो हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र है जिसे गॉसेस लॉ कहते हैं। ये कूलम्स लॉ का ही एक अलग और ज्यादा पावरफुल रूप है। गाउस लॉ, ये कैसे काम करता है? इसे समझने के लिए फिर से एक एनालॉजी लेते हैं। सोचिए कि चार्ज एक जलता हुआ बल्ब है और इलेक्ट्रिक फील्ड उससे निकलने वाली रोशनी है। ठीक है। गाउसेस लॉ कहता है कि अगर आप इस बल्ब को किसी भी शेप के डिब्बे में बंद कर दें, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, गोल हो या टेढ़ा मेढ़ा, उस डिब्बे की दीवारों से होकर निकलने वाली कुल रोशनी हमेशा एक ही रहेगी। क्या मतलब डिब्बे के शेप या साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता। कुल रोशनी सिर्फ इस बात पर डिपेंड करती है कि अंदर रखा बल्ब कितना पावरफुल है, यानी अंदर कुल चार्ज कितना है। ये एक जबरदस्त इंसाइट है। इस लॉ का इस्तेमाल करके हम सिमेट्रिकल चीजों जैसे एक चार्ज तार या एक गोल शेल का इलेक्ट्रिक फील्ड चुटकियों में निकाल सकते हैं, जिसके लिए कूलम्स लॉ से बहुत लंबा कैलकुलेशन करना पड़ता। इसका कोई हैरान करने वाला नतीजा है? बहुत हैं। जैसे गॉस लॉ हमें तुरंत बता देता है कि अगर आपके पास एक खोखला गोला है और सारा चार्ज उसकी सतह पर है तो गोले के अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। शून्य, चाहे सतह पर कितना भी ज्यादा चार्ज क्यों ना हो। और गोले के बाहर फील्ड ठीक वैसा ही होगा जैसे कि सारा का सारा चार्ज गोले के सेंटर पर रखा हो। ये बहुत पावरफुल और नॉन ऑब्वियस रिजल्ट है। तो हमारी आज की जासूसी में हमने चार्ज के 3 बुनियादी नियमों से शुरुआत की, कूलम्स लॉ से उनके बीच के ड्रामे को समझा, इलेक्ट्रिक फील्ड की अदृश्य दुनिया में कदम रखा, डाइपोल्स के व्यवहार को देखा और आखिर में गॉस लॉ जैसे शक्तिशाली शॉर्टकट को जाना। ये नियम सिर्फ किताबों के लिए नहीं है, ये सच में हमारे आसपास की हर चीज को चला रहे हैं। बिल्कुल, हमने देखा कि कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच का अट्रैक्शन ही
एटम्स और मॉलिक्यूल्स को एक साथ बांधे रखता है, जिससे ये पूरी दुनिया बनी है। लेकिन हमारी ये जासूसी एक नए और भी गहरे रहस्य पर जाके खत्म होती है। एक एटम के न्यूक्लियस के बारे में सोचिए। वहां एक बहुत ही छोटी सी जगह में बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन्स एक साथ भरे होते हैं। कूलम्स लॉ के हिसाब से तो इन प्रोटॉन्स को एक दूसरे से सख्त नफरत होनी चाहिए। उन्हें तो एक दूसरे को इतनी जोर से धक्का देना चाहिए कि न्यूक्लियस पल भर में फटकर तितर बितर हो जाए। तो फिर कौन सी शक्ति है जो इस जबरदस्त इलेक्ट्रिकल रिपल्शन को हराकर न्यूक्लियस को एक साथ बांधे रखती है? ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि प्रकृति में कुछ और भी फोर्सेस मौजूद हैं जो इलेक्ट्रिक फोर्स से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं, भले ही उनकी पहुंच बहुत छोटी हो। ये एक और कहानी है, एक और गहरी जासूसी के लिए।